नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी से में स्वागत है। आज तारीख है 1 अक्टूबर 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, 2-3 ही टॉपिक हैं। आज जितने टॉपिक हैं उसको हम लोग डिटेल में कवर करेंगे और समझेंगे कि क्या क्या वहाँ से पूछा जा सकता है। पीटी फैक्ट को लेकर कई सारे टॉपिक हैं। ये तो एक राजनीतिक तरीके का युद्ध शुरू हो गया है कर्नाटक में। कर्नाटक के सीएम को बुक किया गया है ईडी के द्वारा मैसूर लैंड अलॉटमेंट में। मैसूर में भूमि आवंटन को लेकर घोटाला सामने आया था, जिसमें कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं उनको बुक किया गया। सिद्धारमैया इनका नाम है। तो निर्मला सीतारमण जी जो हैं उन पर भी कर्नाटक में इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर वसूली करने के लिए उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज किया गया भारत के फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर में। तो एक तरीके से मान रहे हैं कि राजनीतिक प्रणाली यहाँ पर शुरू हो गई है, जिसका अंत क्या होगा किसी को नहीं पता अभी। और भी कई सारे टॉपिक हैं जिसमें आज आपको मैं दिखाऊंगा। एक पीटी फैक्ट है आपके पास में, जिसमें 2 नेवी के ऑफिसर हैं। क्या नाम है? लेफ्टिनेंट कैडर रूपा ए है और उसके बाद से लेफ्टिनेंट दिलीना के हैं। तो इन दोनों का नाम ध्यान में रखिएगा। रूपा नाम है एक का और एक का नाम है डिलीना। ठीक है, जो भी इनका नाम उच्चारण क्या होगा पता नहीं। तो ये दोनों जो नेवी के ऑफिसर हैं ये निकले हैं समुद्र की यात्रा पर और 40,000 किलोमीटर का करीब में 21,600 नॉटिकल माइल की यात्रा करेंगे समुद्र में, बिना किसी एक्सटर्नल असिस्टेंस के, बिना किसी बाहरी सहायता के ये लोग इतनी लंबी यात्रा करेंगे। तो ये सारा चीज़ ध्यान में रखिएगा। जिसमें क्या कहा गया है, सेकेंड एडिशन जो है नाविक सागर परिक्रमा का, उसी के दौरान ये चीज़ किया जाएगा, जिसमें 2 नेवी ऑफिसर को चुना गया। महिला हैं दोनों। ये दोनों सोचिए कितने दिनों तक समुद्र में अकेले रहेंगे और 21,600 नॉटिकल माइल, ज़मीन पर अगर किलोमीटर में नापेंगे तो 40,000 किलोमीटर की यात्रा करेंगे बिना किसी बाहरी असिस्टेंट के। उसमें इन्होंने बोला है कि कई सारी चीज़ें, जिसमें कोल्ड प्ले का सॉन्ग से लेकर और खाने पीने की चीज़ों को इन्होंने इकट्ठा कर लिया है और अब ये यात्रा शुरू करेंगे। आपको लग रहा होगा कि यात्रा ही तो है, बहुत कठिन होती है समुद्री यात्रा। वो भी छोटे शिप होंगे इनके पास, तो कोई बहुत बड़ा शिप नहीं होगा। जितना छोटा जहाज़ रहता है समुद्र में उसको उतना ही खतरा रहता है, बड़े जहाज़ों को खतरा कम होता है। तो पीटी फैक्ट के तौर पर इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, पूछा जा सकता है इनका नाम। ओके। और आज का जो है वो है कि मणिपुर में अप्सपा को लेकर कुछ डेवलपमेंट हुआ है मणिपुर में, उसको हम लोग देखेंगे। अप्सपा को भी ज़रा समझेंगे, क्योंकि इस तरह के टॉपिक पीटी के लिए सबसे हॉट टॉपिक होते हैं, बार बार न्यूज़ में रहते हैं। तो पीटी में स्टेटमेंट बनाकर पूछा जा सकता है और बीपीएससी में अभी तक नहीं पूछा गया है, ये भी देखेंगे हम लोग। और भी कई सारे चीज़ें होंगे, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। जो भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा वो सब मैं आपको करवाऊंगा। ओके। 71 बीपीएससी को लेकर अगर आप उत्तर लेखन करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, जिसमें डेली आंसर राइटिंग होता है, मंडे टू फ्राइडे आंसर होता है, सैटरडे को आपको निबंध मिलेगा लिखने के लिए और वीकली टारगेट मिलता है, उसमें आपको लिखना पड़ता है। दूसरा जो ओल्ड 71 चल रहा था उसमें GS1 पर हम लोग पहुंच गए हैं, GS1 शुरू कर दिया है। तो GS1 GS2 भी अगर आपको बेसिक से लिखना हो तो भी आप ऐड हो सकते हैं। आप बस मुझे बता दीजिएगा GS1 मुझे लिखना है या फिर 71 बेसिक से आपको आंसर राइटिंग करना है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मॉडल आंसर भी देता हूं मैं, टाइप फॉर्मेट में देता हूं। डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन का भी PDF उसी में इंक्लूड है। 299 पर मंथ में आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब से भी मुझे भी मैसेज करके कर सकते हैं। 2 महीनों का 550 में अवेलेबल हो जाएगा। देखिए आज का पहला न्यूज़ क्या न्यूज़ है कि मणिपुर गवर्नमेंट ने अप्सपा को एक्सटेंड किया है हिली डिस्ट्रिक्ट में। मणिपुर का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो फुटबॉल के मैदान जैसा है, जिसमें बीच में मैदान है और ये चारों तरफ जो स्टेडियम में कुर्सियाँ लगी रहती है ना, उस कुर्सियों की जगह पर आप पहाड़ को इमेजिन कर लीजिए। मणिपुर राज्य कुछ इसी तरह का है। ठीक है। तो यहाँ पर हिली डिस्ट्रिक्ट जो है, हिली डिस्ट्रिक्ट, उसमें अप्सपा को एक्सटेंड किया गया है 6 मोर मंथ के लिए। और इस अप्सपा को एक्सटेंड जब कर दिया गया है तो अप्सपा के कारण से कई सारे तरीके की चीज़ें भी उत्पन्न होती है और उन्हीं जगहों पर इसको एक्सटेंड किया जाता है या लागू किया जाता है जहाँ पर हिंसक संघर्ष की स्थिति होती है या फिर वहाँ पर बाहरी तत्वों के प्रवेश के कारण से या फिर विद्रोह की संभावना होती है। जो भी हो, यहाँ पर अशांति होती है, इसीलिए हमेशा ही अप्सपा लगाया जाता है उन विशेष राज्यों में जहाँ पर कानून व्यवस्था का चुनौती उत्पन्न हो रहा होता है। अप्सपा की शुरुआत कब हुई थी, क्या इसका इतिहास है, क्या पृष्ठभूमि है, कैसे इसको लगाया जाता है, इसके दौरान मूल अधिकारों का क्या होता है,
क्योंकि देखिए आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट यानी कि आर्म फोर्सेज को स्पेशल पावर दिया गया है। क्या ये भारत के आज़ादी के बाद शुरू हुआ या पहले शुरू हुआ था? तो आज़ादी के पहले का कानून है। मैं आपको सिखाऊंगा, भारत छोड़ो आंदोलन का इसका पृष्ठभूमि है, बताऊंगा सभी अभी। तो इसमें क्या होता है ना, जैसे ही आर्म फोर्सेज को स्पेशल पावर मिल जाता है तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर मूल अधिकारों का उल्लंघन भी होता है। जो सामान्य जनता के मूल अधिकार हैं उसका उल्लंघन होता है। लेकिन क्या किसी के मूल अधिकार के उल्लंघन के नाम पर देश में हिंसा को बढ़ावा देना चाहिए? क्या पूरे भारत में अस्पा थोड़ी न लगाया भारत सरकार ने, पूरे राज्य में थोड़ी न लगाया है। पुलिस स्टेशन के हिसाब से लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है? पुलिस स्टेशन। जैसे एक बिहार राज्य का एक डिस्ट्रिक्ट है, मान लीजिए दरभंगा डिस्ट्रिक्ट है। अब इसमें कोई पुलिस स्टेशन का विशेष एरिया है या पूरे डिस्ट्रिक्ट में है, अशांति का माहौल बना हुआ है, तो भारत सरकार क्या करेगी, राज्य सरकार के कहने के आधार पर उन जगहों पर क्या करेगी, तो अफस्पा लगा देगी। वहाँ पर आर्म फोर्स जो हैं तो होते हैं, जैसे आर्मी हो गया या सीआरपीएफ हो गया, जो अलग अलग आर्म फोर्सेज है भारत में, उनके द्वारा वहाँ पर कानून प्रशासन की देखभाल की जाती है, लगातार गश्ती की जाती है और लोगों के ऊपर कार्रवाई भी की जाती है। गोली मारने तक के आदेश उनको मिल सकते हैं इसके द्वारा। तो ये यहाँ पर स्पेशल पावर मिलने का कई बार उल्लंघन भी होता है, लेकिन कई बार सही भी होता है ये, उस क्षेत्र में शांति बहाली को लेकर। पृष्ठभूमि आप समझ गए। अब जरा अफस्पा को समझिए क्या होता है, उसके पश्चात नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। इसका फुल फॉर्म बता दिया मैंने आपको, सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम, आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए बनाए गए ब्रिटिश काल के कानून का पुनर्गठन 1947 में 4 अध्यादेश के माध्यम से किया गया। ब्रिटिश काल के कई ऐसे कानून थे जिसका जब हम गुलाम थे तो हम विरोध करते थे, लेकिन जब हम आज़ाद हुए तो उसी चीज़ को अपने देश में अप्लाई कर दिया हमने, है ना। अध्यादेश को वर्ष 1948 में एक अधिनियम के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। पूर्वोत्तर प्रभावी वर्तमान कानून को 1958 तात्कालिक गृह मंत्री जीबी पंत द्वारा संसद में पेश किया गया था। गोविंद बल्लभ पंत का नाम सुना है आपने? अगर आपने 10वीं का एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो उसमें संसद सदस्यों के भाषण होते हैं जो संविधान निर्माण के समय दिए गए थे, तो उसमें सभी का भाषण पढ़िएगा। जीबी पंत जी का भी भाषण रहता है, भाषण से भी आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो जीबी पंत जो उस समय तात्कालिक गृह मंत्री थे, उनके द्वारा इसको पेश किया गया था। इसे शुरू में सशस्त्र बल असम और मणिपुर विशेष अधिकार अधिनियम 1958 के रूप में जाना जाता था। अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड राज्यों के अस्तित्व में आने के बाद अधिनियम को इन राज्यों पर लागू करने के लिए अनुकूलित किया गया। इन राज्यों में भी लागू किया गया, जम्मू कश्मीर में भी लागू हुआ था। अफस्पा सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्रों में तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने तथा बिना वारंट के किसी परिसर की तलाशी लेने, अभियोजन तथा कानूनी मुकदमे से सुरक्षा के साथ निरंकुश अधिकार देता है। गोली मारने तक का आदेश होता है। आप जैसे आपके घर की पुलिस को तलाशी लेनी होगी तो पहले कोर्ट से उसको परमिशन लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर जो आर्म फोर्सेज होते हैं उनको कोई परमिशन नहीं चाहिए। वो डायरेक्ट आएंगे, आपके पूरे परिसर का तलाशी लेंगे और कुछ भी संदिग्ध मिला तो उसको डायनामाइट लगा कर उड़ा देंगे वो। तो ये अधिकार मिलता है उनको, आपने मूवियों में भी देखा होगा। नागाओं के विद्रोह से निपटने के लिए कानून पहली बार 1958 में लागू हुआ था। 1958 में नॉर्थ ईस्ट पहले बहुत अशांत रहता था। हाल के वर्षों में अगर आपको मैं सही से बताऊं तो 2000 ईस्वी के बाद से नॉर्थ ईस्ट शांत होना शुरू हुआ था, लेकिन 2023 के पश्चात से फिर से अशांत हो गया। मणिपुर को लेकर अशांत हुआ है, बाकी राज्य अब शांत हैं। कई सारे जगहों से इंक्लूडिंग नागालैंड, अफस्पा को भारत सरकार ने कुछ एरियों से हटाया है। अधिनियम को 1972 में संशोधित किया गया था। किसी क्षेत्र को अशांत घोषित करने की शक्तियां राज्यों के साथ साथ केंद्र सरकार को भी प्रदान की गई है। अशांत क्षेत्र तो पहले घोषित हो तब तो वहाँ पर अफस्पा आएगा। तो अशांत क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी। ये पीटीएम पूछ सकता है आपसे। त्रिपुरा ने 2015 में अधिनियम को निरस्त कर दिया था। मेघालय 27 वर्षों के लिए अफस्पा का अधीन था, जब तक इसे 1 अप्रैल 2018 से गृह मंत्रालय द्वारा निरस्त नहीं कर दिया गया। मेघालय से अफस्पा हट गया है। असम के भी मैक्सिमम इलाके जो हैं, कुछ ही इलाके, एक इलाके शायद शामिल है जिसमें अफस्पा लगा हुआ है, बाकी सभी जगहों से हटा दिया गया।
वर्तमान में बसपा असम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में लागू है। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में विद्रोही गुट अभी भी सक्रिय हैं। नागालैंड में इसाक मुइवा गुट वगैरह के साथ समझौता तो हमने किया, लेकिन वहाँ पर अभी भी कुछ छोटे गुट हैं जो अभी भी अशांत हैं। मणिपुर में तो अभी अशांत है ही, और असम के कुछ ही इलाके हैं जहाँ पर अशांत है और वहाँ पर बसपा लगा हुआ है। विवाद क्या होता है इसको लेकर? मानवाधिकार का उल्लंघन होता है। देखिए, जहाँ पर भी आर्म फोर्सेज को अधिक अधिकार दिए जाते हैं तो आर्म फोर्सेज का जो डील करने का तरीका होता है, जो उनको ट्रेनिंग दी जाती है, इसमें वो कोई गलत नहीं होते हैं। उनको न्यायालय की कार्रवाई तो नहीं ट्रेनिंग में सिखाई जाती है, उनके हाथ में तो बंदूक होता है। बताइए, उनको न्यायालय की कार्रवाई तो नहीं सिखाई जाती है। तो जिस चीज़ की उनको ट्रेनिंग मिलती है वो चीज़ क्या है? तो वो चीज़ अलग पर्पज़ के लिए उपयोग होता है, लेकिन अशांत क्षेत्रों में उसको हमें उपयोग करना पड़ता है, इसलिए मानवाधिकारों का उल्लंघन हो जाता है वहाँ पर। कानून गैर कमीशन अधिकारी सुरक्षा कर्मियों को बल का उपयोग करने, मृत्यु होने तक गोली मारने का अधिकार देता है, यदि वे आश्वस्त हैं कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। यदि उनको ये लगता है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि इस व्यक्ति को गोली मार दिया जाए, तो मार देते हैं। तो ये क्या है कि न्यायिक प्रक्रिया का यहाँ पर क्या होता है? उल्लंघन होता है। यह सैनिकों को बिना वारंट के परिसर में प्रवेश करने, तलाशी लेने, गिरफ्तार करने की कार्यकारी शक्तियां भी देता है। सशस्त्र बलों द्वारा इन असाधारण शक्तियों के प्रयोग से अक्सर अशांत क्षेत्रों में सुरक्षा बलों पर फर्जी मुठभेड़, मानवाधिकार के उल्लंघन का आरोप लगते हैं, जबकि नागालैंड, जम्मू कश्मीर कुछ ऐसे राज्यों में बसपा का अनिश्चित लागू होने पर भी सवाल उठाए गए हैं। अगर आपको याद होगा, 2023 ईस्वी में नागालैंड में एक जीप में कई सारे युवक जा रहे थे और गलत सूचना के आधार पर जो आर्म फोर्सेज हैं उनको गलत सूचना दी गई। भी बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। कई सारे लोगों ने ये सवाल भी उठाए थे कि गलत सूचना किसके द्वारा दी गई उनको। गलत सूचना के आधार पर आर्म फोर्सेज ने कार्रवाई किया और कई सारे युवक मारे गए थे, जिसके पश्चात सवाल उठने शुरू हो गए थे। तो आर्म फोर्सेज ने बोला था कि हमारे पास गलत सूचना आया था, हमने सूचना के आधार पर कार्रवाई की थी, हम बिना इंटेल के कोई भी कार्रवाई नहीं करते हैं। तो ये क्या था? मारे गए निहत्थे बेचारे सिविलियन, है ना। तो ये क्या दिखाता है कि कहीं न कहीं मानवाधिकार का उल्लंघन होता है। जीवन रेड्डी समिति की सिफारिश, जीवन रेड्डी समिति बनी थी इसके संबंध में, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। नवंबर 2004 में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में अधिनियम के प्रावधान की समीक्षा के लिए न्यायमूर्ति बीपी जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति गठित की थी। किसके लिए गठित की थी? तो पूर्वोत्तर राज्यों में, अफ्स्पा नहीं, पूर्वोत्तर राज्यों में जो अफ्स्पा का प्रावधान है उसको किस प्रकार से सीमित किया जाए, इसी को लेकर जीवन रेड्डी समिति है उसको गठित किया गया था। अफ्स्पा को निरस्त किए जाने चाहिए और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 में उचित प्रावधान शामिल किए जाने चाहिए। सशस्त्र बलों और सैनिक बलों की शक्तियों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करने तो गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम को संशोधित किया जाना चाहिए तथा प्रत्येक जिले में जहां सशस्त्र बल तैनात है शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित किया जाना चाहिए। एक ऐसा प्रकोष्ठ हो जहाँ पर किसी व्यक्ति को अगर इस कानून के कारण से कुछ उसका नुकसान हुआ है तो डायरेक्ट आकर क्या करें, वहाँ पर शिकायत कर सके। आप इस चीज़ को तब तक फील नहीं कर सकते हैं, आपको लगेगा कि सही तो है, आर्म फोर्सेज का डिसिप्लिन लागू होता होगा, जब तक आपको बार बार इस चीज़ का सामना नहीं करना पड़ता है। आप अपने घर से निकलते हैं, पटना आ जाते हैं, सोचिए बीच में 4 बार बस को रोका जाए, आपको उतारा जाए, आपका ID कार्ड मांगा जाए, आपके सामान की तलाशी ली जाए 4 बार। कहाँ से आते हैं आप? गोपालगंज से मान लीजिए पटना जा रहे हैं, बीच में 4 बार बस रोका जाए, उतारा जाए, डेली का हो ये। आप सड़क पर चल रहे हो, आपको बुलाकर आपका ID पूछ लिया जाए, तो आप इस चीज़ को तभी फील कर सकते हैं जब आपके साथ ये चीज़ हो, वरना अफ्स्पा सबको अच्छा ही लगता है दूर से देखकर। तो अफ्स्पा सही नहीं होता है, मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है। हाँ, लेकिन ज़रूरी भी है, क्योंकि हमारे देश में कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो अशांत हैं, जहाँ पर शांति स्थापना के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। दूसरी ARC ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था, सार्वजनिक व्यवस्था पर दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की 5वीं रिपोर्ट में बसपा को निरस्त करने की सिफारिश भी की गई थी। तो ये पूरा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक अपना दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया। तो पहले छोटा सा न्यूज़ देख लीजिए, उसके बाद इस पुरस्कार को हम लोग पढ़ेंगे। UPSC ने पिछली बार सैन्य अधिकारियों के रैंकिंग से जुड़ा हुआ सवाल पूछ लिया और उससे पहले क्रिकेट से सवाल पूछ लिया था। तो आयोग जो होते हैं ना, चाहे वो BPSC हो UPSC हो, बड़ा अनएक्सपेक्टेड होते हैं। जो आप सोचेंगे उससे सवाल नहीं पूछ के कुछ भी पूछ लेंगे। तो हम किसी चीज़ को छोड़ेंगे ही नहीं कि जहाँ से पूछे नहीं। हम फिल्म भी पढ़ेंगे, क्रिकेट भी पढ़ेंगे, सब पढ़ के जाएंगे। तो जरा आज दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को देखेंगे, छोटा सा ही टॉपिक होगा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। देखिए न्यूज़ क्या है कि मिथुन चक्रवर्ती टू गेट दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पिछले साल वहीदा रहमान जी को दिया गया था, उसे पिछले साल आशा पारेख को दिया गया था। और मिथुन चक्रवर्ती जी क्यों फेमस हैं? तो भाई बस फेमस हैं
कौन सी इनकी अच्छी फिल्म आपको याद होगा पता नहीं। एक ही तरह की फ़िल्म होती थी इनकी, मैं कोई क्रिटिसाइज़र नहीं हूँ, लेकिन एक ही तरह की फ़िल्म होती थी। ठीक है, इनको दिया गया है तो देखेंगे हम लोग ज़रा। मिथुन चक्रवर्ती के बारे में नहीं देखेंगे, बल्कि हम लोग अप्सपा के बारे में देखेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि 70वें नेशनल अवार्ड के दौरान 8 अक्टूबर को इनके पुरस्कार दिया जा सकता है। 350 से ज़्यादा इन्होंने फिल्में की है अलग अलग भाषाओं में। डांस के लिए अपने जाने जाते हैं और बहुत सारी फिल्में की है। एक्शन तो ऐसा करते थे, एक बार में उछल के 3 मंजिल पे चढ़ जाते थे, तो इस प्रकार के एक्शन के लिए भी जाने जाते हैं। मतलब बचपन में इनकी मूवियाँ अच्छी लगती थी, इंटरटेनिंग होती थी। आज के समय में वो मूवी देख के हंसी आती है, कोई बात नहीं, एंटरटेनमेंट तो इन्होंने किया ही है। 350 फिल्में कम नहीं होती हैं, तो इनको पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये छोटा सा पीटी फैक्ट ध्यान में रखिएगा, लेकिन मुख्य रूप से मैं आपको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के बारे में बताता हूँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जानिए उसको। 70वें फिल्म पुरस्कार, 70वां जो नेशनल अवार्ड बांटा जाएगा, उसके दौरान इनको दिया जाएगा। 8 अक्टूबर को बांटा जाता है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। और कई सारे मूवियों को भी मिला है। मूवियों के नाम तो मैंने आपको बताए थे। जब उनको 8 अक्टूबर को मिलेगा तो हमसे एक बार फिर से उसको रिकॉल कर लेंगे, क्योंकि तुरंत का करंट रहता है, तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कल मैंने आपको पीपल मैगजीन दे दिया था अगस्त का, उसके बाद से जुलाई का दे दूंगा, और फिर पीछे की तरफ के सारे मैगजीन मैं आपको दे दूंगा। पीपल मैगजीन स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस आप चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में उपलब्ध है। उसके हिंदी में पीडीएफ, इंग्लिश भी आपको 1-2 दिनों में दे दूंगा। ओके, देखिए क्या होता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। पिछले साल वाला भी ध्यान रखिएगा, वहीदा रहमान जी को दिया गया था। उससे पिछले साल आशा पारेख को दिया गया था। ओके, भारतीय फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। फिल्म के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। सिविलियन में सबसे बड़ा सम्मान कौन सा होता है, तो भारत रत्न होता है, भारत रत्न होता है। सैन्य में सबसे बड़ा सम्मान कौन सा होता है, ये आप मुझे बताएंगे। सैन्य में सबसे बड़ा सम्मान कौन सा होता है, ये आप मुझे बताएंगे। सिविलियन में मैंने आपको बता ही दिया कौन सा होता है, तो भारत रत्न होता है। और फिल्म में, तो फिल्म में सर्वोच्च सम्मान कौन सा होता है, तो आपका यही है। कौन सा, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। खेल में आपको दिया जाता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार वगैरह भी दिया जाता है। तो अलग अलग क्षेत्र के जो सर्वोच्च पुरस्कार हैं उनको ध्यान में रखिएगा। हालांकि जो खेल से जुड़े हुए लोग हैं और सिनेमा से जुड़े हुए लोग हैं, उनको भारत रत्न भी प्रदान किया जा सकता है, पद्म विभूषण भी दिया जा सकता है। यह भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है, ये भी ध्यान में रखना है आपको। हर वर्ष दिया जाता है, हर वर्ष दिया जाता है। अगर किसी वर्ष कोई प्रतिभागी नहीं मिलता है तो फिर भारत सरकार इसको स्किप कर देती है, वरना हर साल ही ये दिया जाता है। वार्षिक पुरस्कार है, हर वर्ष एलोकेट होता है। किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उनके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। ऐसा नहीं होगा कि तुरंत जिसने कैरियर शुरू किया है उसको दे दिया जाए। आजीवन उनके योगदान को देखते हुए, जैसे वहीदा रहमान जी का कैरियर कितना लंबा रहा तो उनको दिया गया। आशा पारेख जी का जीवन कितना लंबा रहा तो उनको दिया गया। तो इस तरह से मिथुन चक्रवर्ती का कैरियर 350 फिल्में की हैं, इतने साल से एक्टिव हैं, तब उनको दिया गया है इस अवार्ड को। इस पुरस्कार का प्रारंभ दादा साहेब फाल्के की जन्म शताब्दी 1969 से हुआ था। देखिए, दादा साहेब फाल्के का जन्म 1869 में हुआ था। 1869 में गांधी जी का भी जन्म हुआ था, ठीक है, 2 अक्टूबर को हुआ था। और 1579 में 1469 में गुरु नानक का जन्म हुआ था, ठीक है। तो अब आगे ध्यान रखिएगा इसको। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, तो दादा साहेब फाल्के कौन थे, तो भारतीय फिल्म का जन्मदाता उनको माना जाता है। भारतीय फिल्म की नींव उन्होंने रखी, ठीक है। तो ये छोटा सा फैक्ट ध्यान रखिएगा। राजा हरिश्चंद्र जो है पहली फिल्म थी, और बोलने वाली आवाज़ सहित पहली फिल्म थी आलम आरा, ठीक है। उस वर्ष राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए आयोजित 17वें समारोह में पहली बार यह सम्मान अभिनेत्री देविका रानी को प्रदान किया गया था। पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया था भारत में, तो अभिनेत्री देविका रानी जी थी, जिनको 1969 ईस्वी में पहली बार यह पुरस्कार दिया गया था। ये भी ध्यान रहेगा आपको। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1954 में स्थापित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो 70वां सम्मानित किया जाएगा ना, उसके बारे में बता रहा हूँ। देश में सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रमों में से एक है। क्यों, क्योंकि इसका कोई स्पॉन्सर नहीं होता है, इसलिए इसको बड़ा ही प्रतिष्ठित माना जाता है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में इसको जब अक्षय कुमार जी को दिया गया तो माना गया कि ये क्या हो गया है, पॉलिटिसाइज हो गया है। लेकिन अच्छे एक्टर्स को दिया जाता है सामान्य तौर पर, और अच्छी मूवियों को दिया जाता है। अननोन होती है कई सारी मूवियाँ, तो छोटे छोटे भाषाओं की मूवियाँ होती हैं जिनको नेशनल अवार्ड दिया जाता है, और अद्भुत होती हैं वो मूवियाँ। भारत के राष्ट्रपति फिल्मों के प्रदर्शन के समापन में विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करते हैं। पुरस्कारों का उद्देश्य क्या होता है, तो भाई प्रोत्साहित करना, ताकि वो अच्छे फिल्में बना सकें। पुरस्कार 3 वर्गों में दिए जाते हैं, फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म, सिनेमा में सर्वोत्तम लेखन, इस क्षेत्र में दिए जाते हैं। 1973 से भारतीय फिल्म महोत्सव निदेशालय प्रतिवर्ष भारत में
अन्य प्रमुख फिल्म कार्यक्रम के साथ साथ समारोह का संचालन करता है। और इस बार 70वां फिल्म पुरस्कार बांटा जाएगा, 70वां नेशनल अवार्ड बांटा जाएगा, 70वां नेशनल अवार्ड बांटा जाएगा। ध्यान में रखिएगा, दादा साहेब फाल्के किसको? मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है, ये भी ध्यान रखिए। पिछले साल का ही मैंने बताया वहीदा रहमान, उससे पहले का कौन थी? तो उससे पहले आशा पारेख थी। और सबके नाम ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका पीटी फैक्ट कि एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, एपी सिंह जो हैं ये नए वायुसेना अध्यक्ष बनेंगे। न्यू इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर मार्शल एपी सिंह, इन्होंने टेक ओवर किया है मार्शल वीआर चौधरी की जगह पर, ये जगह ले रहे हैं। क्या नाम है इनका? तो अभी मैंने बताया आपको, तो इनका नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा, एपी सिंह जी का। और बस यही है इसमें पीटी फैक्ट में, तो यही पूछेगा आपसे, एपी सिंह जी बने हैं तो इनके बारे में पूछ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है पीटी फैक्ट के बाद कि प्रधानमंत्री मोदी जी, देखिए दरअसल में 2014 ईस्वी में 2014 ईस्वी में मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे। और उस बार 2 अक्टूबर 2014 को उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी। तो उसका 10 वर्ष पूर्ण हो रहा है। तो इसी के उपलक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी जी सैनिटेशन से जुड़े हुए, मतलब साफ सफाई से जुड़े हुए 9,600 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन वगैरह करेंगे, राष्ट्र को समर्पित करेंगे और कई सारे कार्यक्रम वगैरह में भाग लेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी विल मार्क द कंप्लीशन ऑफ 10 ईयर ऑफ स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च बाय पार्टिसिपेटिंग इन द स्वच्छ भारत दिवस प्रोग्राम। 2 अक्टूबर के दिन पर कौन सा प्रोग्राम होगा? स्वच्छ भारत दिवस प्रोग्राम होगा, 2 अक्टूबर को दिल्ली में होगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। और इसी के दौरान वो 9,600 करोड़ का सैनिटेशन प्रोजेक्ट देश को समर्पित करेंगे, जिसमें कई सारे चीज़ें शामिल होंगी। और इस चीज़ को ज़रा पीआईबी पर जब उन्होंने न्यूज़ में दिया है, तो पीआईबी से हम लोग डिटेल में इसको समझते हैं, थीम क्या रखा गया है, क्या क्या इसमें काम होगा, इन सभी चीज़ों को हम लोग बारीकी से पॉइंट वाइज में समझ लेते हैं। छोटा सा ही होगा, उसके पश्चात वीडियो को एंड करेंगे। ओके, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि करंट को लेकर अगर आप कोई एक सोर्स को ज़रूर ही फॉलो करें, मस्ट होना चाहिए, मतलब कि उसको छोड़ा ही नहीं जा सकता है, तो वो कौन सा है? तो वो है पीआईबी, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के वेबसाइट को रोज़ विजिट किया कीजिए। इंस्टाग्राम दिन में 10 बार खोलते हैं, फेसबुक यूट्यूब भी 50 बार खोलते होंगे। तो पीआईबी का वेबसाइट पर जाकर हिंदी भाषा में जो अपडेट हुए हैं जिस मंत्रालय से जुड़े हुए, उस पर अगर एक नज़र भी मार लेंगे तो आपको करंट अफेयर के लिए किसी चीज़ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोई गवर्नमेंट कुछ भी करती है अगर, तो उसका सोर्स यही होता है निकलने का। तो पीआईबी का वेबसाइट ज़रूर ही फॉलो करें, उसके बिना तैयारी मत करें, उसको ज़रूर पढ़िएगा। यूपीएससी दे रहे हैं तो पढ़ना ही है आपको, बीपीएससी दे रहे हैं तो भी इसको पढ़िएगा, ठीक है। देखिए क्या है कि 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत दिवस 2024 से भाग लेंगे। स्वच्छ भारत दिवस 2024 किस उपलक्ष्य में? तो गांधी जयंती है एक तो 2 अक्टूबर को, और 2 अक्टूबर को क्या हुआ था? तो दृश्यम मूवी वाला हुआ था। और तीसरा क्या हुआ था? तो भाई स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत भी हुई थी। इनमें अमृत और अमृत 2.0 राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, अमृत योजना किससे जुड़ा हुआ भाई? तो शहरी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, शहरी क्षेत्र के उत्थान से जुड़ा हुआ है। गोवर्धन योजना के तहत परियोजनाएं भी शामिल होंगी। गोवर्धन योजना क्या था? गोबर से धन को सृजित करने के लिए गोवर्धन था, यही था भाई, यही था। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन भी शुरू किया गया था कि गंगा जी की सफाई करें। 10 वर्षों में जब प्रधानमंत्री जी भाग ले रहे हैं इस कार्यक्रम में, तो उनको ये भी बताना चाहिए गंगा कितनी साफ़ हुई है या और गंदी हो गई है। स्वच्छता ही सेवा 2024 का थीम है स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता, ये इस बार का थीम है, कृपया इसको ध्यान में रखें। ये पूछ सकता है आपको, स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। ये संस्कार तो सबसे ज़्यादा चाहिए भारतीय लोगों को, बिल्कुल नहीं होता है, जहाँ तहाँ गंदगा फेंक देते हैं हम लोग। स्वच्छ भारत मिशन के 10 वर्ष, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत दिवस 2024 कार्यक्रम भाग लेंगे और इसमें 9,600 करोड़ से अधिक की कई परियोजनाएं शुरू की जाएंगी, जिनमें शहरी जल और सीवेज प्रणाली को बेहतर बनाने का उद्देश्य है। ये जो पॉइंट में आप देख रहे हैं, ये एआई ने तैयार किया है, इसीलिए इसको भविष्य और वर्तमान का मतलब नहीं पता और बोल रहे हैं एआई टेक ओवर कर लेगा वर्ल्ड को। इसको स्टेटमेंट बनाना सही से नहीं आता अभी। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, गंगा बेसिन क्षेत्रों में जल गुणवत्ता अपशिष्ट प्रबंधन सुधार के लिए 10 परियोजनाएं शुरू की जाएंगी, अभी नाम नहीं बताया गया, 2 अक्टूबर को आएगा ये। गोवर्धन योजना 1332 करोड़ रुपये से अधिक की 15 संपीड़ित बायोगैस, जो कंप्रेस्ड बायोगैस होते हैं, उनसे जो जुड़ी हुई परियोजना भी शामिल की जाएंगी।
अभी इसका नाम नहीं जाहिर किया गया है, 2 अक्टूबर को कर दिया जाएगा, तो वो उस समय मैं आपको पढ़ाऊँगा डिटेल में। स्वच्छता ही सेवा 2024 इस अभियान के तहत 17 करोड़ से अधिक लोगों ने जन भागीदारी की और 19.70 लाख से अधिक कार्यक्रम पूरे किए गए हैं। स्वच्छता ही सेवा 2024 प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया था और उसके दौरान का ये छोटा सा डेटा आया है। एक और अभियान शुरू किया जाएगा पेड़ माँ के नाम से। इसके तहत 45 लाख से अधिक पेड़ लगाए जाएंगे। ठीक है, ये वर्तमान में लिख दिया, भविष्य में होगा ये लगाए जाएंगे। पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा। पेड़ माँ के नाम से कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ये सारा कुछ कब होने वाला है? तो 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी करेंगे, कल करेंगे। कल ये 2 अक्टूबर, आज 1 अक्टूबर है, कल पब्लिक हॉलीडे भी रहेगा और 2 अक्टूबर है, कल गांधी जी का बर्थडे भी है और लाल बहादुर शास्त्री जी का भी बर्थडे है। तो ये ध्यान में रखिएगा। देखिए और क्या, और तो कोई न्यूज़ नहीं है आज, इतना ही न्यूज़ था जो मैंने आपको करवाया है। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।